हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है अपने करियर को लेके वो ये है कि क्या वो गेट का एग्जाम लिख सकते हैं या नहीं, और अगर लिख सकते हैं तो कब। क्योंकि या तो वो स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के या किसी ग्रेजुएशन के, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, एमबीबीएस, एनीथिंग, और अपने डिप्लोमा के या अपनी ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के कौन से ईयर में वो एग्जाम लिख सकते हैं। तो इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं एलिजिबिलिटी के बारे में, बट उसके पहले ये जानना जरूरी है कि गेट एग्जाम होती क्या है। देखिए, गेट एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराई जाती है 7 आईआईटीज और आईआईएससी मिलके एक साल कंडक्ट करते हैं, और ये एग्जाम होती है फेब्रुवरी मंथ में। हर साल फेब्रुवरी के फर्स्ट 2 वीकेंड पे सैटरडे संडे में एग्जाम होती है। एक दिन आपका जो भी आप स्ट्रीम चूज करोगे अपनी गेट एग्जाम को लेके, वो आपका पेपर रहेगा। अब ये स्ट्रीम का मतलब क्या है? कोई एक या कॉम्बिनेशन में 2 पेपर में आप या 2 अलग अलग ब्रांचेस में आप अपना गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। ब्रांचेस क्या हो सकती हैं? जो मोस्ट कॉमन ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, इस टाइप की जो कॉमन इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। ये सब कुछ ऐसी कॉमन ब्रांचेस या स्ट्रीम्स हैं जहां जिस ब्रांच को आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर गेट एग्जाम। आप जो भी अपनी स्टडी करंटली करना चाहते हैं या करंट टारगेट जो आपका है कि नहीं मुझे एआई में कोई ना कोई अच्छा करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम लिखना चाहिए, ये आप अपने से पहले अच्छे से एक्सप्लोर कर लो। उसके लिए भी हम एक जल्दी बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किसको कौन सी एग्जाम लिखने से फायदा होगा। बात करते हैं गेट एग्जाम की, तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स के पेपर में टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस एक एक मार्क के, टोटल हो गए 30 मार्क्स, और 35 क्वेश्चंस 2 मार्क के। 35 इंटू 2 70, 70 प्लस 30 हो गए 100 जी, 100। अब 15 मार्क का उन 100 मार्क्स में से 15 मार्क्स जो आता है वो आता है जनरल एप्टीट्यूड, जो 10 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चन एक एक मार्क के, 5 क्वेश्चन 2 मार्क के। फिर जनरल एप्टीट्यूड में आपको वर्बल एप्टीट्यूड भी है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है। फिर 85 मार्क्स आपका सीएस सिलेबस या जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा। इट्स नॉट ओनली सीएस, ये जो भी आपका करंट सिलेबस है वो रहने वाला है। ठीक है, सीएस को काट देते हैं। ठीक है, चलिए 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू, एनएटी, एमएसक्यू। क्या होते हैं बताता हूं। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 में से सिर्फ एक ही करेक्ट होगा। जी हां, एक ही करेक्ट होगा। आपको करेक्ट चूज करना है। अगर आप चूज करेंगे तो वो, अगर एक मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 मिल जाएगा, 2 मार्क के क्वेश्चन है तो 2 मिल जाएंगे। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या मतलब है कि अगर आपने गलत कर दिया आंसर, आपको ए ऑप्शन चूज करना था जो सही था, आपने बी, सी या डी कोई भी गलत ऑप्शन चूज कर दिया है, अटेम्प्ट कर दिया है, तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में 1/3 और 2 मार्क के क्वेश्चन में 2/3 नेगेटिव मिलेगा। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन के लिए वैसे ही कोई मार्क नहीं मिला, ऊपर से दूसरे क्वेश्चन सही करके आपने जो मार्क्स गेन किए हैं उनमें से भी 1/3 या 2/3 रिड्यूस हो जाएगा, अगर मार्क 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है उसके बेसिस पे। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि एमसीक्यू को आप 100% श्योर होंगे तभी अटेम्प्ट करेंगे, वरना नहीं। फिर आते हैं एनएटी टाइप के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा होगा, इसका आंसर आएगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू। वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। वैल्यू इंटीजर या फिर फ्लोट, फ्लोट मतलब कि रियल नंबर 2.6, 3.9 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको आंसर एप्रोप्रिएटली निकालना है, और जिस तरीके से उन्होंने पूछा है, इंटीजर में पूछा है तो इंटीजर में, उन्होंने पूछा है कि नहीं आप जो भी आंसर आ रहा है उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करो, तो वो राउंड ऑफ करके जैसे भी पूछा है आपको एंटर करना रहेगा स्क्रीन पे जाके। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अगर आपका आंसर सही है तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं है तो आपको मिलेगा 0। यहां गलत अटेम्प्ट करने पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एनएटी टाइप के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, फिर आते हैं एमएसक्यू। ये सबसे टफ टाइप के क्वेश्चंस है भैया। क्यों है सर? क्योंकि यहां पे
एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन इन्हें कहते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से कितने भी सही हो सकते हैं। कोई भी एक सही हो सकता है, कोई भी 2 करेक्ट हो सकते हैं, कोई भी 3 करेक्ट हो सकते हैं, चारों के चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें ना अगर कोई मैथमेटिक्स समझता है तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है उसके हिसाब से 15 आउट ऑफ 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी ऐसा है कि आप 1/15 के चांस है कि आपका ये आंसर करेक्ट होगा। 1/15 प्रोबेबिलिटी है कि किसी पर्सन का ये क्वेश्चन सही होगा, इसलिए ये थोड़े टफ हो जाते हैं। यहां पे आपको कंसेप्चुअली बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मांगता है बॉस कंसेप्ट की, अदरवाइज आप ये एमएसक्यूज जो है सबसे ज्यादा गलती करेंगे। और ये प्रैक्टिस से और बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग से ही आते हैं। कंटेंट सही होना बहुत जरूरी है, अगर आप लर्निंग फेज में रहते हैं तो आपसे एमएसक्यू बनना शुरू होंगे। देखो बहुत सारी ब्रांचेस में एमएसक्यू नंबर्स बहुत कम आते हैं, 65 क्वेश्चन में से 1 या 2 ही क्वेश्चन आए। कंप्यूटर साइंस स्पेशली में सबसे ज्यादा एमएसक्यूज आते हैं, 10 से 15 एमएसक्यूज आते हैं, विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। कभी कभी एमएसक्यू क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट उसमें टाइम वेस्ट करे और बाकी के क्वेश्चंस कम सॉल्व कर पाए और उसे कम मार्क्स आए। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब एमएसक्यू में भी सेम जो एनएटी की तरह था कि अगर आप सही करेंगे 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क, 2 मार्क का है तो 2 मार्क मिल जाएंगे, पर अगर गलत करते हैं तो भी आपको 0 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव सिर्फ आपको एमसीक्यू में ही मिलेगी। अब अगर कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, मतलब आपको मिलेगा 0। पर फिर भी स्टूडेंट्स एनएटी और एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जरूर आते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाय चांस जो भी हमने लिखा है तुक्का बैठ गया तो बैठ गया, मजेदार चीज है। पर एमसीक्यू में बहुत समझदारी से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आप ये बताइए कि क्या आप ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और अपनी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर तक पहुंच गए हैं, मैं बोल रहा हूं 3rd ईयर तक अपनी ग्रेजुएशन, चाहे वो कोई भी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने 3rd ईयर में एंटर कर चुके हैं अपनी ग्रेजुएशन के, तो आप एलिजिबल हैं कोई भी गेट एग्जाम लिखने के, किसी भी ब्रांच में एलिजिबल हैं आप गेट एग्जाम लिखने के। अब ब्रांच आपको चूज करनी है कि आप कौन सी ब्रांच लिखना चाहते हैं। तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखिए कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन में हैं, बैचलर्स ग्रेजुएशन में हैं, और वो आप 3 साल 3rd ईयर में एंटर कर चुके हैं, 2 साल आपने पूरे पूरे कर लिए और पास भी हो गए हैं, रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, एग्जाम तक अगर आ जाएगा तो भी ठीक है। बट अगर आपका रिजल्ट आप 3rd ईयर में एंटर कर जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं गेट एग्जाम लिखने के। अब बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा करके आते हैं कि हमने 10th के बाद में 11th 12th नहीं किया, डिप्लोमा किया। तो डिप्लोमा अगर आपका 3 साल का होता है, 11th 12th और फर्स्ट ईयर फिर वहां आपका कंपनसेट हो जाता है और आप डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में। तो पोस्ट आपका डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग वाला होता है उसमें करने के बाद, अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास होने के बाद भी अगर आप 3rd ईयर में पहुंच गए हैं अपनी इंजीनियरिंग के, तो भी आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप जा सकते हैं किसमें, अपनी गेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। अगर आपने 3 साल की कोई डिग्री कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया मतलब कि बीएससी, बीकॉम, एमएस, बीकॉम, बीएससी, बीए, कुछ तो आपने कंप्लीट कर लिया, 3 साल का आपका ये ग्रेजुएशन था। अगर 3 साल पूरे हो गए हैं ग्रेजुएशन के तो फिर आप गेट एग्जाम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था एलिजिबिलिटी शुरू हो जाती है कहां से, कि आप 3rd ईयर में एंटर कर गए। तो एंटर करने के बाद 3 साल, 2 साल पूरे पूरे खत्म करने के बाद तीसरे साल में अगर आप एंटर कर गए हो तो फिर आप एलिजिबल हो गए हो। उसके बाद फिर कितने भी साल का आपने कोई भी कोर्स किया हो, चाहे आपने कोई भी कोर्स नहीं भी किया हो, आपके खाली चले जाए 1 साल, 3 साल अगर आपका पूरा ग्रेजुएशन का भी खत्म हो गया है तो भी आप लिख सकते हो, 3rd ईयर में एंटर कर गए हो तो भी लिख सकते हो। ये बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्लियर कट लिखा है बी बीटेक बी फार्मा में अगर आप करंटली अगर आप 3rd ईयर में हैं या उससे हायर हैं, मतलब 3rd ईयर फाइनल ईयर में है, इंटीग्रेटेड के कोर्स में 5th ईयर में है, या कंप्लीट हो चुका है आपका, तो आप गेट एग्जाम लिख सकते हो। फिर अपर लिमिट कोई नहीं है यहां,
एक और चीज है, अपर लिमिट कोई नहीं, एज लिमिट कोई नहीं। आप अपनी 90 साल की उम्र तक भी गेट एग्जाम लिख सकते हो। आप बोलोगे अरे सर हम 90 साल तक जिएंगे क्यों और क्यों एग्जाम लिखेंगे? सबके अपने अपने मजे होते हैं। लास्ट ईयर हमने एक वीडियो लिया था जो कि रिटायर्ड पर्सन थे जिन्होंने गेट एग्जाम लिखा, 60+ थे वो, उन्होंने गेट एग्जाम लिखा। ही वॉन्टेड टू डू PhD नाउ। तो ऐसा भी होता है, किसी भी उम्र में आप गेट एग्जाम लिख सकते हो, बस कम से कम आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में पहुंच जाओ। अगर आप आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे हो, चाहे 4 साल का हो या 5 साल का हो, कैसा भी हो, वो अगर आप 3rd ईयर या उसके ऊपर हैं तो आप लिख सकते हैं गेट एग्जाम। अगर आप BSc या BS कर रहे हो, रिसर्च वाला प्रोग्राम जो कि 4 साल का होता है, तो भी आप 3rd ईयर या उसके ऊपर जा सकते हो। अब ये BS या BSc में एडमिशन बहुत सारे बच्चे जो है या तो 12th के बाद लेते हैं या किसके बाद लेते हैं, डिप्लोमा के बाद। कैसे भी हो चलेगा, अगर आप 3rd ईयर में पहुंच गए हैं या उसके ऊपर वाली किसी क्लास में हैं, ऊपर मतलब कि थर्ड ईयर के बाद फाइनल ईयर में है, 4th ईयर जो है, 5th ईयर है, कोई भी है, आपकी ग्रेजुएशन का आपको 3 साल के ऊपर में मिल जाएगा एलिजिबिलिटी। अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं 10+2 के बाद, 6 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें कि इंटर्नशिप या रेसिडेंसी ट्रेनिंग होती है, तो 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आप गेट एग्जाम लिख सकते हो। एमबीबीएस अगर है तो 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप लिख सकते हो। मतलब अगर आपके 4 सेमेस्टर पूरे पूरे हो गए हैं तो आप 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स किसी भी सेमेस्टर में हो एमबीबीएस के, गेट एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपको लगेगा सर एमबीबीएस वाला गेट एग्जाम क्यों लिखेगा, मैं बता देता हूं। जैसे ही गेट डीए लॉन्च हुआ, मेरे पर्सनल 2 स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस हैं वो इंटरेस्टेड थे। और क्यों थे? क्योंकि उन्हें एमटेक एआई करना है, एमबीबीएस करके और एमटेक एआई करना है आईआईएससी से। क्यों करना है ऐसा? ताकि वो इस फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में एआई को इनेबल करके, एम्बेड करके और एक अच्छा रिसर्च एरिया तैयार करें। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिसिन पढ़ने के बाद एआई पढ़ते हैं ताकि मेडिसिन की फील्ड में एआई को यूज कर पाए। फिर अगर आप एमसीए, एमएससी, एमए या इक्विवेलेंट कोई भी मास्टर डिग्री में है तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद, बीसीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद ही या बीए करने के बाद ही आप 3 मास्टर डिग्री में एंट्री मारेंगे। तो अगर आप मास्टर डिग्री में एंट्री मार चुके हैं, इसका मतलब है कि आपने 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब अगर 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा हो गया है तो फिर आप कभी भी गेट एग्जाम लिख सकते हैं, 1st ईयर में अपने मास्टर्स के, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, जब भी हो, क्योंकि आप 3 साल के ऊपर पहुंच चुके हैं अपनी ग्रेजुएशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास इंटीग्रेटेड एमई या एमटेक, बीएससी या बीएस के बाद या बीटेक के बाद अगर आप करते हैं तो आप अपने 1st ईयर से ही एग्जाम लिख सकते हैं, क्योंकि आप मास्टर्स में एंट्री कर चुके हैं। कम से कम 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद अगर गए हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन अगर आपने पूरा कर लिया है तो वैसे ही एलिजिबल हो गए, 3rd ईयर ऑनवर्ड्स ही एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, डुअल डिग्री अगर आप कर रहे हो एमई एमटेक, जो कि होती है बीटेक प्लस एमटेक की डुअल डिग्री, तो उसमें भी आप 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आप एग्जाम लिख सकते हो। बीएससी, बीए, बीकॉम में आप 3rd ईयर ऑनवर्ड्स एग्जाम लिख सकते हो। एमएससी इंटीग्रेटेड वाली या बीएस इंटीग्रेटेड वाली या एमएस अगर है, 5 साल का कोर्स होता है जिसमें आप 3rd ईयर ऑनवर्ड्स एग्जाम लिख सकते हो। कोई प्रोफेशनल सोसाइटी एग्जामिनेशंस हैं जो कि बीई बीटेक के इक्विवेलेंट हैं और ये आपकी एमओई, यूपीएससी, एआईसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। बहुत सारी होती हैं ऐसी सोसाइटीज की तरफ से अलग से प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज कराए जाते हैं। तो अगर ऐसे कोर्सेज में हैं और आपका कोर्स जो प्रोफेशनल सोसाइटी का जो कोर्स है, एग्जामिनेशन जो है वो एमओई, यूपीएससी या एआईसीटीई, इनकी नहीं, यूपीएससी नहीं, ये सॉरी यूजीसी होना चाहिए यहाँ पे, यूजीसी, एआईसीटी या एमओई की तरफ से अगर वो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो फिर डेफिनेटली आप अपनी 3rd ईयर ऑनवर्ड्स एग्जाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा है कंप्लीटेड सेक्शन ए और इक्विवेलेंट ऑफ सच प्रोफेशनल कोर्सेस। तो सेक्शन ए या उसका इक्विवेलेंट जो भी होता है उस प्रोफेशनल कोर्स का, उसके बाद आप एग्जाम लिख सकते हो कंप्लीट करने के बाद। पर याद रखिएगा ये यूजीसी, एमओई या फिर एआईसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड वाले कोर्सेस के लिए ही एलिजिबिलिटी है। बेनिफिट्स जो अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं। एक तो टॉप कॉलेजेस में मास्टर्स या पीएचडी करने में एडमिशन मिलता है, जो कि सबसे बड़ा
एडवांटेज है और उसी के लिए गेट एग्जाम लिखी जाती है। आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूट में अगर स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो एमटेक की हो या पीएचडी की हो, तो आपको गेट एग्जाम जो है एलिजिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। डायरेक्ट पीएचडी का भी ऑप्शन होता है, जी बिल्कुल, आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं, जो कि आप बीटेक के बाद में एंट्री मार सकते हैं, या 4 साल का जो आपका डिग्री कोर्स है उसके बाद एंट्री मार सकते हैं पीएचडी के लिए। पीएसयूज, जी बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देती हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि गेट एग्जाम लिखते हैं, उनके बाद उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जी, इनफैक्ट पीएसयूज के अलावा कुछ गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं लाइक डीआरडीओ एंड इसरो, जो कि गेट के बेसिस पे ही इंटरव्यू कॉल कर लेती हैं। ये अपने खुद के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराते हैं। बाग का भी ऐसा ही कुछ है, जहां पे आपको इंटरव्यू कॉल जो आते हैं गेट के स्कोर के बेसिस पे ही आ जाते हैं, तो आपको अलग से कोई एग्जाम कंडक्ट या लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ पीएसयूज और ऐसे गवर्नमेंट बॉडीज अपनी एग्जाम भी कंडक्ट कराती हैं, तो आपको उस सेम प्रिपरेशन जो गेट की प्रिपरेशन है उसी में ही आपको वो भी मिल जाएगा। इन पीएसयूज और गवर्नमेंट बॉडीज का थोड़ा स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि आपका जो ग्रेजुएशन है और गेट की जो ब्रांच है वो सिमिलर होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं अपने इंजीनियरिंग में और उसके बाद आपने कंप्यूटर साइंस में गेट लिखा है तो पीएसयूज के लिए एलिजिबल रहेंगे, वरना नहीं। तो ये क्राइटेरिया जो है थोड़ा पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है, बट मोटा मोटी तौर पर ऐसा ही रहता है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा जो भी पीएसयूज की वैकेंसीज आती हैं। हमारे कुलदीप सर जो है मेन चैनल, जो हमारा गेट वाला मेन चैनल है, इस चैनल पे ये सारी डिटेल डालते रहते हैं कि कौन कौन से नई नई वैकेंसीज आई हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए वो एलिजिबल है या नहीं। तो मैंने कहा बाग और सीएसआईआर में भी डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। कुछ मैनेजमेंट कोर्सेस, आईआईएससी बैंगलोर में एक मैनेजमेंट कोर्स होता है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट करके, वो एमबीए टाइप का बहुत शानदार कोर्स है जिसका आरओआई बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छे लगते हैं और फीस बाकी आईआईएम्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कुछ आईआईएम्स फेलोशिप मतलब कि पीएचडी ऑप्शन देती हैं बीटेक पास स्टूडेंट्स को गेट एग्जाम के बेसिस पे, तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास हो जाता है। इसके अलावा इंडिया के बाहर एमएस के भी अपॉर्चुनिटी बनती है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऐसे कुछ कंट्रीज में कुछ यूनिवर्सिटीज गेट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देती हैं। स्टाइपेंड मिलता है आपको, जी हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने 12,400, और अगर आप पीएचडी के लिए जाते हो तो 28,000 पर मंथ मिलता है। ये और थोड़ा ऊपर भी हो सकता है अगर आप किसी रिसर्च कोर्स के लिए किसी प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे हैं और वो प्रोफेसर अपनी तरफ से आपको एड ऑन स्टाइपेंड देने की इच्छा रखता है, तो ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। काफी सारे पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं 50,000 तक भी पा लेते हैं अगर उनका रिसर्च वर्क अच्छा है और वो उनके जो गाइड हैं वो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं अपनी तरफ से। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं, जी हाँ, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स और पीएसयूज की एग्जाम्स जो होती हैं जो गेट के सिलेबस के लगभग सेम टू सेम ही होती है, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड ब्रांच में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं प्लेसमेंट के बाद कंपनीज में डायरेक्टली, तो आपका प्लेसमेंट का तैयारी सीएस जैसी ब्रांच में डायरेक्ट हो जाता है। अगर आप कोर कंपनीज में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप मैकेनिकल के और मैकेनिकल की ही कोर कंपनी आप टारगेट करना चाहते हो, तो प्लेसमेंट में पूछेंगे क्या मैकेनिकल के कोर सब्जेक्ट जो कि आपके गेट की तैयारी में आ जाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिपरेशन हो जाती है आपकी प्लेसमेंट की, और एक्सीलेंट ग्रेड जो आपके कॉलेज में है वो भी आपको मिल जाती है, क्योंकि आप अगर वही कोर्सेज जो है अपने कॉलेज में भी पढ़ते हैं और गेट के लिए भी पढ़ते हैं, तो गेट में डेफिनेटली आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो कॉलेज में आपको एग्जाम पास करना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, अब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है इस सेशन के थ्रू हम करना चाहते थे कि 8 सितंबर 2025 को एक निर्माण दिवस हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो कि इंजीनियर्स का सबसे बड़ा महा उत्सव है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप सब लोगों के लिए ढेर सारी चीजें अनाउंस करने वाले हैं आप सबके फ्यूचर के लिए। इस पर्टिकुलर इवेंट का नाम निर्माण इसलिए दिया है क्योंकि हम एज अ टीम, पूरा गेट वाला की जो टीम है, जो फ्रंट में सारे टीचर्स दिखते हैं वो, और इतने ही लोग लगभग बैकएंड पे काम करते हैं जो शायद आपको दिखते नहीं हैं, वो सब मिलके और कोशिश कर रहे हैं निर्माण करने की आपका करियर। इसीलिए हमने इसको निर्माण नाम दिया है कि हम चाहते हैं कि आपका करियर जो है वो हम बना लें और आपको उस मुकाम तक पहुंचा दें जहां आप जाना चाहते हैं।
तो देखो आपके और हमारे गोल जो है अलाइन हो गए हैं। आपका भी गोल है अपना करियर बनाना, हमारा भी गोल है आपका करियर बनवाना। बस दोनों मेहनत करेंगे खूब और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। आते हैं वापस निर्माण दिवस पे। तो निर्माण दिवस में हम एक क्विज कंटेस्ट करा रहे हैं। अभी 2 से 6 सितंबर तक ये रहेगा। रोज एक एक क्विज आपको मिलेगा छोटा सा, जिसकी लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगी। विनर्स जो हैं एक एक दिन के एक एक विनर होंगे और वो हम 8 सितंबर को अनाउंस करेंगे और उन विनर्स को मिलेंगे कुछ गिफ्ट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ विनर्स को ही मिलेगा, ऑफ कोर्स विनर्स को ज्यादा बड़े गिफ्ट मिलेंगे, पर जो पार्टिसिपेट करेगा उसको नॉर्मल गिफ्ट या कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्मल नहीं है डेफिनेटली, पर मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो इस एग्जाम या इस क्विज को पार्टिसिपेट करेगा उनको भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चलिए, तो आप अगर गेट के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके मन में और भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो अभी अनआंसर्ड है। दो चीजें मैं आपको कहूंगा। एक, आप विश्वदीप सर पीडब्ल्यू नाम का एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन करिए। स्पेलिंग में बता देता हूं, VISH लिख देता हूं। चलिए, विश्वदीप सर पीडब्ल्यू ये ग्रुप का नाम है। इसका आईडी ऐसा है, VISHVADEEP सर। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे ये ढूंढेंगे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वो ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप अपने जितने भी करियर रिलेटेड डाउट्स हैं पूछते रहिए। दूसरी चीज, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। यहां पे मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सीरियस हैं अपने करियर को लेके, वो आपके आंसर्स कर सकते हैं और एक इंटरेक्टिव जो डिस्कशन है वो हो सकता है। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने कंटेंट को लेके, कहां से आपको कैसा क्या कंटेंट मिलेगा, कैसा मिलेगा। बहुत सारी चीजें जो दूसरे स्टूडेंट्स आपसे कनेक्टेड रहेंगे तो वो इस ग्रुप के थ्रू आपको काफी सारी चीजें जो हैं गाइड करते रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहें ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपके डाउट जो है लगभग क्लियर हो गए हैं, बट स्टिल अगर डाउट है तो मैंने जैसा कहा आप क्लियर करवा लीजिए। कीप लर्निंग हैप्पीली, यही मेरा एक मंत्र है जो मैं हर बार हर एक स्टूडेंट को कहता हूं। हैप्पी लर्निंग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।